नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो चर्चा है वो धीरे धीरे अपने मकसद की तरफ जा रही है और मकसद साफ है कि देश की हर समस्या के लिए नेहरू जी जिम्मेदार थे। हैरानी की बात यह है कि पूरे देश के सामने एक सवाल है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध में हमने क्या खोया और क्या पाया, और बीजेपी ने ये बात ठान ली है कि वो देश को ना ये बताएगी कि क्या खोया और क्या पाया। आपको पता चले तो इस सच का जरूर बताना। वैसे नेहरू जी ही इसके लिए जिम्मेदार थे। राजनाथ जी, जब विपक्ष सर्वदलीय बैठक होती थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो राजनाथ जी ही उसको लीड करते थे और अभी भी राजनाथ जी संसद में जवाब दे रहे हैं। लेकिन देश को कोई ये क्यों नहीं बताना चाहता कि इस युद्ध में अगर हमारा कोई नुकसान हुआ है तो क्या हुआ है? क्यों छुपाया जा रहा है सर ये सच? ये आपने शुरुआत की है राजनाथ सिंह से। वो रक्षा मंत्री हैं। मुझे लगता है वो देश के रक्षा मंत्री कम है, भारतीय जनता पार्टी के रक्षा मंत्री। भाजपा जब जब संकट में पड़ती है उसकी रक्षा के लिए वो उतरते हैं। अब उनके अंदर बहुत सारी पीड़ाएं अपनी है। उनसे दुखी व्यक्ति मुझे नहीं लगता भारत की राजनीति में आज की तारीख में कोई होगा। चूँकि 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, भाजपा के अध्यक्ष रहे, बहुत बड़े नेता हैं, बावजूद इसके उनकी जो हैसियत आज है उस पर केवल आपको तरस आ सकता है। बावजूद इसके वो आके खड़े होते हैं और पार्टी को डिफेंड करते हैं। भी करना पड़ता है और जितनी भी उनकी क्षमता है, जो उनका ज्ञान है, उसके आधार पर करते हैं। अब ज्ञान को वो लेके तुलसीदास पे। हाँ। और जब मैंने वो सुना कि एक शेर को शोभा नहीं देता कि वो मेंढक पे हमला करे, अब केवल इसकी एक लोकोक्ति पे या जो गोस्वामी तुलसीदास की जो लाइन है, इसमें सारे भाषण का उनका सार आ जाता है। शेर को शोभा नहीं देता वो मेंढक का पे हमला करे, सब अच्छी बात है, बराबर का होना चाहिए। लेकिन आप तो पिछले जब से आपके भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, सारी आक्रामकता आपकी पाकिस्तान के खिलाफ है टोटल। तो मेंढक से ही उलझ रहे हैं आप तो। जब से आए तब से मेंढक से उलझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पड़ोस में हो सकता है आपसे वो कम शेर हो, छोटा शेर हो, लेकिन चीन है, वो तो ड्रैगन है जी, है ना। और उस चीन की ताकत को आपका विदेश मंत्री बताता है और वो कहता है कि बहुत बड़ी इकॉनमी है और हम उससे नहीं लड़ सकते। और ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है, सारे विशेषज्ञ बता रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट ने बताया है कि इस जो युद्ध हुआ है, जो भी मुठभेड़ है, जो भी आप इसको नाम दें, वो अकेले पाकिस्तान नहीं था, उसके साथ में चीन भी था पीछे। चीन का डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है ना। तो आप ये मान के चलिए कि एक मेंढक है जिसके पीछे एक तथाकथित शेर खड़ा हुआ है। तो शेर से लड़ने में तो आपको मजा आना चाहिए था, आपके शेर को। या तो उस शेर को पता ही नहीं था कि मेरे सामने कौन है, और अगर पता था तो इस बात का कोई अर्थ नहीं है। आपको लड़ना चाहिए था, बिल्कुल लड़ना चाहिए था। तो आपने ये मान लिया कि ये जो हमारा युद्ध हुआ है वो लड़ाई नहीं गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है कहने की। और इस सारे प्रकरण में आप ये देखिए कि जब राजनाथ सिंह बोल रहे थे तो अमित शाह अपना माथा पकड़ के बैठे हुए थे। तो सरकार पूरी तरह से ऑपरेशन सिंदूर और ये जो चीज़ें डेवलपमेंट हुई हैं इस पर बहुत बचाव की मुद्रा में थी प्रारंभ से ही। और ये लग रहा था कि जब भी मानसून सत्र होगा, देखिए विशेष सत्र का आह्वान किया था कि बुलाया जाए, आहूत किया जाए, लेकिन नहीं बुलाया गया। तो उस समय एक टाइम मिल गया कि चलिए जो सामान्य स्थिति है हमारी सत्रों की, उसको मानसून सत्र में बात करेंगे। लेकिन मानसून सत्र के प्रारंभ होने तक भी आपके पास देश को बताने के लिए कुछ था नहीं, मुँह छिपाने वाली स्थिति हो रही थी। और अब उसका नतीजा ये देखिए कि जब प्रधानमंत्री आ सकते हैं, शायद कल उनका भाषण हो गया, वो तो पूरी तैयारी कर रहे होंगे ना। अभी सब लोग बोल लेंगे तो फिर वो आएंगे। वो पूरी तैयारी ये थी कि आप देखिए कि कल वो पकड़ भी लिए, मार भी दिए। उनके जो मास्टर प्लानर हैं वो भी सारे सामने आ गए, और जो पकड़े हैं वो पाकिस्तान के ही हैं। उनके वोटर कार्ड भी आपको मिल गए, उनके थैलों में से आपको वो चॉकलेट भी मिल गई जो पाकिस्तान की बनी हुई है सारी।
अब इन सारी चीज़ों पे हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग या जो भक्त लोग हैं उन पर वो सहज रूप से विश्वास कर लें, लेकिन अब सारे देश को इस नैरेटिव पे विश्वास करने के लिए फोर्स तो नहीं कर सकते। क्यों मान ले सब? वैसे भी विश्वास करने वाले लोग ज़्यादा हैं। हाँ, दरअसल जो संसद की बहस होती है उसमें ये तो स्वाभाविक बात है। देखिए, विपक्ष तो ये कहेगा कि सरकार विफल रही है और सरकार ये कहेगी कि आप हमारी सफलता को विफलता का नाम दे रहे हैं, जबकि हमने तो बहुत इफेक्टिवली काम किया। अब अमित शाह बता रहे हैं, अब अमित शाह का भाषण सुनिए तो सामान्य बुद्धि का कोई भी व्यक्ति हाँ हिलाएगा, बोले बात तो सारी ठीक कर रहे हैं। आप अपोजिशन के लीडर का भाषण सुनेंगे तो बात उनकी भी सही लगती है, गोगोई भी सही कह रहे हैं, अमित शाह भी ठीक कह रहे हैं, अखिलेश यादव भी ठीक कह रहे हैं, जो भी बोल रहा है वो सब ठीक कह रहा है, सब सत्य लगता है। लेकिन ये पूर्ण सत्य तो है नहीं, ये अर्ध सत्य हैं या असत्य हैं, लेकिन ये फिर भी चल रहे हैं। और ये सारी चीज़ें तो उन लोगों के साथ हो रही है जिसमें से आप देश के 85 करोड़ को निकाल कर अलग रखो, उन तक नहीं है। तो पढ़े लिखे जो शिक्षित भारत का जो मध्यम वर्ग है वही कंफ्यूज्ड है कि क्या हुआ। अब सवाल ये है कि देश के लोग अगर चिल्ला रहे हैं, विपक्ष चिल्ला रहा है, वो इसलिए चिल्ला रहा है कि हमें जो सूचनाएं मिल रही हैं वो बाहर से मिल रही हैं। हमें डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहा है कि मैंने वो समझौता कराया, और एक बार नहीं, कम से कम 27-28 बार अभी तक बता। वो तो उसको तो कोई काम ही नहीं रह गया जी, लेता है यही बात कह देता है। पता नहीं अब ये तो उसकी प्रॉब्लम, कौन रोकेगा जी उसको? उसे देखिए, उसे हर वक्त ये दिन में 1-2 बार ये मौका मिलता है कि जब वो इस तरह की बात बता सकता है। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष उसके पास आते हैं, उनको भाषण देने लगता है कि देखो ऐसा मत करना, अभी मैंने ये किया है। तो उसके पास तो एम्पल अपॉर्चुनिटी है बताने की, और वो बताता रहेगा। अब जो सत्य वहाँ से आ रहा है वो बता रहा है, और उसको कोई चुनौती नहीं दे रहा हमारे देश में। किसी ने ये नहीं कहा, भाजपा के किसी भी नेता ने, कि भाई साहब रुक जाओ, डट जाओ यार। वो चलाया जा रहा है। तो इसका मतलब 2 ही बातें हैं कि कोई आपके खिलाफ बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है, या तो आप उसको रोक नहीं पा रहे, तो वो आपकी कमजोरी है। दूसरे, हमारे जो जितनी भी चीज़ें हैं कि विमान गिरे नहीं गिरे, वो तो हमारे अपने लोगों ने बताई हैं। तो पाकिस्तान के दावे तो बहुत बात की बात है। नहीं, मतलब मान लो हमने पाकिस्तान को रगड़ दिया जी, हाँ, हम ये मान के चलते हैं कि हम युद्ध में विजेता थे, हाँ, और उसमें हमारा नुकसान हो गया, उसमें हमने देश के जो हमारे कुछ विमान गिर गए, तो उसको मानने में क्या मतलब? बता दो देश को कि गिर गए थे भाई। देखिए, जो उन्हें पता है, अंदर तो उनको पता है, वो मानना नहीं चाहते। इस संसद के सत्र की जब शुरुआत हुई है तो प्रधानमंत्री का भाषण हुआ था मीडिया के सामने, उन्होंने ब्रीफ किया था, और उन्होंने कहा था कि ये सत्र जो है विजय उत्सव का सत्र है। अगर धर्मेंद्र जी ये विजय उत्सव होता तो मोदी जी विदेश नहीं जाते, वो कैंसिल कर देते। विजय उत्सव छोड़ के बीच और में अभी तक वो सदन में आते और वो स्थिति होती कि उनके जैसे ही प्रवेश होता फूलों की वर्षा होती, सारे सांसद खड़े होकर तालियां बजा रहे होते, इस देश में होली दिवाली एक साथ मनाई जा रही होती। लेकिन उस तरह के आयोजन का ना होना और सदन में उनका इस तरीके से एक तरीके से अनुपस्थित रहना लगातार। लेकिन वो आएंगे जी, बहुत अच्छा बोलेंगे। वो आने का आधार अब बना है जब उनको ये लगा है कि 2-3 लोग मार दिए वहाँ। ये नहीं होता तो वो नहीं आते, ये भी तय है। चूंकि वो केवल क्रेडिट लेने के लिए आते हैं, वो केवल फूल बरसवाने के लिए आते हैं, आलोचना सुनने के लिए नहीं आते। वो उनका स्वभाव ही नहीं है कि कोई उनके विरुद्ध कोई भी बात करे। वो गाली गलोच आलोचना सहने के लिए इन लोगों को छोड़ जाते हैं, जिनका नेतृत्व मजबूरी में राजनाथ सिंह करते हैं और मजबूरी में ही अमित शाह करते हैं। चूँकि और सरकार को बचाए कौन? तो ये जो मोदी जी का जो अब हो सकता है कल वो सदन में नजर आए, चूँकि अब थोड़ा सा माहौल, अभी तो राहुल गांधी का भी नहीं हुआ है ना? हाँ जी, राहुल गांधी भी बोलेंगे, पर राहुल गांधी ने तो जो बोले हैं उसमें, जब इन्होंने कहा कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, महाराज कृपा कीजिए, छोड़ दीजिए, गिड़गिड़ाया, तो राहुल गांधी ने उठकर कहा फिर आपने रोक क्यों दिया? वो जो 4 शब्द थे उसमें ही सारी की सारी वो सुर्खियां चुरा ली राहुल गांधी ने तो एक ही झटके में। इस क्यों का जवाब क्या है? चलो महाराज रोक दीजिए। अब महाराज रोक दीजिए। तुलसीदास भी आ गए, है ना, और सारे चाणक्य आ गए होंगे, नीति शतक के दोहे आ जाएंगे। वो तो पूरा ट्रेंड है सिस्टम इनके। एक बड़ी मज़ेदार बात है कि प्रश्न आप कुछ भी करो, उसका जवाब तो देना नहीं। जो अपनी कहना है उसको कहे बिना मानेंगे नहीं, और उस कथन पे ताली बजाने लोगों की पूरी बात है। जो बार बार हमने कहा कि एक निबंध है उसको पढ़ना होता है, उसमें
आप अपने सवाल का जवाब आपको कहीं मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो आप तुलसीदास हैं, हो सकता है कल भाषण में कोई कालिदास आके खड़ा हो जाए। और वो अब लोग कह रहे हैं बात तो ठीक है, ये शेर को जो है ना अब वो मेंढक पे हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन भैया आपने मेंढक को क्यों सताया इतना कि वो महाराज गिड़गिड़ाने लगा, महाराज रोको रोको, एक मेंढक पे इतना अत्याचार कर रहे हो। तो धर्मेंद्र जी ये कुल मिला के इनको ये मान लेना चाहिए कि इस पूरे मामले में जो सीज फायर ये सारी चीज़ें हुई, इनके पास कहने के लिए इनकी कोई ठोस उपलब्धि नहीं है। और सबसे बड़ा प्रश्न जो आज प्रियंका गांधी ने वहाँ पूछा है और बड़े ढंग से उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है, शिवम द्विवेदी का पूरा केस वो उन्होंने बताया है, वो यही पूछ रही कि 1 घंटे तक लगातार भारत की भूमि पे तांडव चलता रहा, चुन चुन के लोग मारे गए, आपकी सुरक्षा कहाँ थी, आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी? वो गृह मंत्री जाते हैं और रिव्यू करते हैं जाके और आके कहते हैं कि अब पाकिस्तान मतलब कश्मीर में आतंकवाद ख़त्म हो चुका है। तो लोगों का उत्साह बढ़ा, उन्होंने कश्मीर देखने लायक चीज़ है तो उन्होंने फिर जाना शुरू किया। और जहाँ पे जिस स्थान पे रोज़ 800-1000 लोग इकट्ठा हो रहे हैं वहाँ पे एक भी सिपाही नहीं था। ये बात उन्होंने शिवम द्विवेदी की पत्नी के कोट किया कि उनकी पत्नी ने कहा कि जब हम नीचे उतर के आए, पता नहीं कौन सी शक्ति हमें बचा रही थी, ईश्वर ही बचाएगा, जाहिर सी बात है, लेकिन पूरे इस टाइम में हमें एक भी सैनिक कहीं नज़र नहीं आया। सिक्योरिटी तो इंटेलिजेंस फेलियर पे सरकार चुप रहेगी, क्यों नहीं आप वहाँ सिक्योरिटी दे पाए उस पर भी चुप रहेगी, सब चीज़ों पे चुप्पी है। वो चीज़ जिनमें वो थोड़ा सहज है उनको वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोल लेंगे कि देखिए, जब ये आरोप लगा कि प्रधानमंत्री जो है वो वहाँ नहीं गए, पहलगांव और बिहार चले गए राजनीतिक बात करने, तो अमित शाह ने क्या करा कि मैं प्रधानमंत्री के भाषण का वो हिस्सा कोट कर रहा हूँ, उतना हिस्सा उन्होंने पढ़ के बताया सदन में कि जिसमें उन्होंने कहा कि भाई बदला ले लेंगे, मिटा देंगे, रईसी ज़मीन भी खोज लेंगे। बोला ये क्या राजनीतिक बातें हैं? भाई ये राजनीतिक बातें भी हैं, यही तो राजनीतिक बातें हैं, यही तो करते हैं वो हैं। हाँ, यही इसी में तो एक्सपर्ट हैं। हाँ, अब तुम कहे जो बातें ये अपेरेंटली नहीं लगेगा पॉलिटिकल बातें हैं, वो देश को बदला लेने की बात कर रहे हैं, आप इसी तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत करोगे और ये करना चाहिए, आप सत्ताधारी दल आपको ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि आपके सत्य को सारा देश मान ले, ये संभव नहीं। सारा देश तो नहीं, पर अधिकांश देश तो मान ही लेता है इनके सत्य को। देखिए, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि अभी जो इनको मत प्रतिशत मिला है 36% है, और अगर इस देश के 64% लोग इनकी धारा में अभी 11 साल तक भी नहीं आए और राम राज्य के बाद भी नहीं आए, तो सारा देश को तो फिर उसमें काउंट नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, जो वाचाल भारत है, जो बोलने वाला भारत है, जो रात दिन इसी चर्निंग में लगा रहता है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा भाजपा का है। अभी देखो आप, कांग्रेस वाले या कोई और जो विपक्ष दम नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। आज मैं प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते। रील देख रहा था आज कि दिल्ली के लुटियन जोन में फिरोजशाह रोड पे घुटनों तक पानी भरा हुआ है, जहां आपके मंत्री और सांसद रहते हैं। तो वो ये बता रहा था एंकर कि अगर ये स्थिति आम आदमी पार्टी के शासनकाल में होती है तो वो नाव पर निकल पड़ते लोग, बीजेपी वाले निकल पड़ते है ना। हाँ, लेकिन अब कोई नहीं बोल रहा, ना आम आदमी पार्टी वाले आ रहे, ना कांग्रेस वाले। आम आदमी पार्टी वाले तो ऐसा लग रहा है जैसे मतलब दिल्ली को अपने हाल पे छोड़ के निकल तो गए। ये जो बहुत कंफर्ट जोन में भारत का पोजीशन चला जाता है, मुद्दों को नहीं उठाता, इससे लोगों में निराशा होती है। आम आदमी पार्टी वाले तो शायद दिल्ली वालों को ये बताना चाह रहे हो कि लो इन्हीं के ले लो तुम सब। हाँ। तो इस चक्कर में जो है कि जो असुविधाएं हैं वो बनी रहती हैं, परेशानियां लोग झेलते रहते हैं। अभी तो धनखड़ जी का भी नहीं पता चल रहा, धनखड़ जी कहाँ हैं? ये बहुत चिंता का विषय है कि धनखड़ जी कहाँ है। लेकिन धनखड़ जी को देखिए, धनखड़ जी को अगर अब सुरक्षित रहना है तो बाहर आना होगा। अगर वो कहीं किसी छुपे पड़े हैं, मतलब उपराष्ट्रपति थे, बीमार थे सर। हाँ, दुनिया की सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है ये, और इतने सारे लीडर, कोई हालचाल पूछने नहीं कहा जी। देखिए, उनकी नैतिक जवाबदेही इस देश की जनता के प्रति है। वो भारतीय जनता पार्टी की, ठीक है, उन्होंने बहुत उच्चारणगिरी करी है, लेकिन जिस पद पे वो बैठे थे, नंबर 2 के संवैधानिक पद पे, उसका तकाजा ये है कि वो देश के लोगों को बताएं कि उन्होंने इस्तीफा किन परिस्थितियों में दिया, उन्होंने दिया या उनसे दिलाया गया। अगर वो ये नहीं बता रहे तो मैं तो इसको बिल्कुल देशद्रोह की श्रेणी में रखता हूँ। इस चीज़ को क्यों नहीं बता रहे? अब लोगों की अपेक्षा है आपसे। लेकिन ये देश अलग अलग धाराओं में बह रहा है जी। आप यहाँ पे सवाल उठाओगे तो देश पे सवाल उठ जाएंगे,
आप अगर चुप रहोगे तो कहेंगे लोग चुप। पता नहीं किस दौर से देखिए गुजर रहा है। कुछ भी है, भारतीय जनता पार्टी ने धनखड़ साहब के इस्तीफे के बाद 3-4 दिन तक उनके चरित्र हनन के लिए पूरा माहौल बनाया। पूरा सब और जो चीज़ें जिनकी भारतीय जनता पार्टी के लिए जो उन्होंने सेवाएं दी उनकी भी मजाक उड़ाई की, और उसमें वो सफल नहीं हुए। अच्छा। आज भी इस देश की सहानुभूति धनखड़ जी के प्रति है, इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई बहुत अच्छे कर्म किए थे, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि ये आदमी प्रताड़ित है और इसके साथ कुछ गलत हुआ है, इस्तीफा लिया गया है। तो ऐसे में उनके लिए इससे अच्छा कोई बेहतर विकल्प नहीं हो सकता कि वो जनता के सामने आए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें, अच्छा बेशक यही बता दें। लोग देखना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं। 8-10-12 दिन हो गए, वो पता नहीं कहाँ हैं, गुम है ना। और जैसे अब चर्चा हुई कि ये दूसरे सतपाल मलिक ना बन जाएं, ये ना बन जाएं, तो लोगों के दिमाग में संदेह अगर कोई पैदा कर रहा है तो सत्ताधारी दल ही कर रहा है ना। और है हाँ, और हेल्थ ग्राउंड पे मतलब उन्होंने इस्तीफा दिया और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता उनसे नहीं। भाई हेल्थ बुलेटिन ही जारी कर दो कि उनकी हालत अभी स्थिर है। उनका तो लोकेशन का भी बुलेटिन जारी करना मुश्किल हो रहा है कि हैं कहाँ, अभी कहाँ हैं, कहाँ चेकअप हो रहे हैं, में समा गए या आसमान में चले गए, कहाँ चले गए, धनखड़ साहब नजर ही नहीं आ रहे। सारा देश चाह रहा है, और ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे वो हिंदी फिल्मों में होता था सारा। एक बड़े पर्दे पे जो है फिल्म दिखाई जा रही है, और हम सब लोग अभिशप्त हैं इस फिल्म को देखने के लिए। बाकी एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ सर कि अभी मोदी जी जब बोलेंगे सदन में तो वो इस बात को बिल्कुल सिद्ध कर देंगे कि पाकिस्तान का नामो निशान मिट चुका है। देखिए, और कांग्रेस बेवजह की मतलब मोदी जी का जो संभावित भाषण होगा उसको मैं अभी भी सुना सकता हूँ क्या भाषण होगा। वो 1948 से ही शुरू करेंगे जब रेंजर्स ने हमला किया था, और नेहरू जी से लाते लाते, और वो जो पूरे निबंध उन्होंने 50 वर्षों में याद किए हैं, अपने भिक्षा काल में जो तैयारी की है उन्होंने, सिर्फ खाना थोड़ी खाते थे, काम भी करते थे ना, तो वो पूरा का पूरा निबंध सुना देंगे। और उस निबंध को सदन में मानने वाले भी बहुत लोग हैं, तालियां बजाने वाले, और देश में भी हैं। वो उनका चक्कर ये है कि जो लोग उनके प्रभाव क्षेत्र में अभी तक आ चुके हैं वो इधर से उधर ना हो जाएं। वो तो वही है जी। हाँ। वो तो आप ये देखिए, वो ये डोज आपको हमें जो लंदन जब ये गए हैं तो यहाँ से इंपोर्ट कर लिया विदेशियों के नाम पे कि मैं तो उनको छूना चाहती थी, देखना चाहती थी। और वो उसका पति आगे बोला हम तो बिहार के बस्तर से हैं। वो मतलब वो सारी व्यवस्था उन्होंने की है ना। तो लेकिन इनकी प्रोपेगेंडा मशीन बहुत, मतलब आप और हम जैसे ये चैनल है ना हम तो कुछ भी इनके सामने तो सरेंडर करे बैठे, हमारे बस की काम बात है, हम जिंदा रह जाएं ये बड़ी बात है। आप हमसे कहाँ उम्मीद कर रहे हो क्रांति की भाई। लेकिन अगर जैसा ये वो महिला कह रही थी कि मैंने तो उनको छू लिया, यही काफ़ी है, उनके दर्शन हो गए, अगर तो कहीं मोदी जी सोचते होंगे यार काश मैं दक्षिण भारत में जन्मा होता। हाँ। है जहाँ जयललिता के मरने पे लोगों ने आत्महत्याएं की, है ना, और जहाँ आपके जो अन्ना दुरई थे जब उनकी शव यात्रा निकली थी, विश्व के इतिहास में उनसे बड़ी शव यात्रा नहीं थी किसी की। 1.5 करोड़ लोग थे, 1.5 करोड़ लोग शामिल हुए थे उनकी शव यात्रा में। किसी के भी लिए ईर्ष्या का विषय हो सकता है, आदमी चाहेगा मैं तो मर जाऊं, देखो ना एक बार कितने निकलूंगा। तो वो स्टेटस पाने के लिए अभी इनको तो खैर कृत्रिम उपाय करने पड़ते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में होते तो स्थिति बन जाती। सर इन्होंने उत्तर भारत में भी यही हल कर रखा है। इतने देखिए भगवान उनको दीर्घायु करे। और मैं तो अभी राजनाथ सिंह ने कल बहुत ही गलत बात कही, उनको नहीं कहनी चाहिए थी। उन्होंने कहा था कि हम सत्ता में हमेशा नहीं रहेंगे। इससे जो है पूरे ब्रह्मांड में एक निराशा है। निराशा है जी, मतलब इस बात के लिए हो सकता है उनको सजा दी जाए। हाँ देखिए, अरबों लोग जो हैं वो ये बिल्कुल कल्पना नहीं कर सकते कि भाजपा कभी सत्ता में नहीं रहेगी। और राजनाथ सिंह ने ऐसी बात कह दी, मतलब बड़ौद में डांटा होगा उनको। हाँ डांटा होगा, पता नहीं क्या हो सकता है वो दूसरे धनखड़ साहब ना बन जाए, ये बता दूं मैं आपको। ये बात तो अक्षम्य अपराध है वैसे ही। हाँ, भाजपा के लोग मानते नहीं, लेकिन भाजपा में इस समय वर्टिकल डिवीजन है। अभी कोरिया में चुनाव हुए, 99% वोट मिले उनको। कोरिया में 99% वोट मिले। तो खैर जो जिस खुशफहमी में रहना चाहता है रहे। और मैं तो हमारे फेसबुक पे कोई परिचित हैं मेरे, तो उन्होंने लिखा गुरुजी 2047 तक कांग्रेस ने वहाँ नहीं आना सत्ता में, आप भी विकसित भारत का निर्माण करने के लिए हमारे साथ मिल जाओ। सजेशन हमें आने लगे।
कहते चलो 2047 तक तो तुमने मेरी उम्र की कामना की, हाँ, धन्यवाद देना चाहिए, हैं? ये तो है। हमारे हितैषी हैं वो तो। हाँ, दोस्तों, विकसित भारत बनते हुए आप अपनी आंखों से देखना, और ये बहुत ही गजब का विकसित भारत बन रहा है, क्योंकि जो ठीक ठाक से लोग हैं, जो यहाँ से निकल सकते हैं, वो विदेशों में सेटल हो रहे हैं, और यहाँ पे बहुत विकसित लोग रह जाएंगे और ये भारत को बहुत विकसित कर देंगे। भारत के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। हमारा प्यारा देश है, और 11 साल में हमने बहुत छलांगे मार ली, हम इतने आगे चले गए हैं कि बस अब तो हम अमेरिका, वो एक रील नहीं आती है कि पहले अमेरिका हमसे पूछता था, अब हम अमेरिका से पूछते हैं, अब तू है क्या, कौन? तू है क्या है बे? अबे तू है कौन? वैसी स्थिति में हम पहुंचने वाले और हैं। 28 बार ट्रम्प बता चुका मैं कौन हूँ। मैं कौन? दोस्तों, आप बताइए कि कौन जिम्मेदार, नेहरू या फिर ये सरकार? शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।